नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले मोदी जी को अचानक क्या हो गया है, इतना क्यों बौखलाए हैं गांधी परिवार पर? आखिर 11 साल पहले जिस मामले में एसआईटी को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, उसी मामले में अब रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करने की साजिश क्यों हो रही है? रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने की तैयारी क्यों हो रही है? आखिर क्या वजह है, किसका प्रेशर है ईडी पर कि रॉबर्ट वाड्रा यानी प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के जीजा, किस लिए ये घेराबंदी हो रही है और ये घेराबंदी के पीछे असली मकसद क्या है? अब सवाल है, क्या मोदी और शाह राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ से इस कदर परेशान हैं कि पूरे परिवार के पीछे पड़ गए? और सवाल यह भी है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा जाता है, जिस तरह के संकेत बीजेपी से मिल रहे हैं, तो फिर अगला नंबर किसका है? गांधी परिवार के किस सदस्य का अगला नंबर है? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 29 जुलाई, आने वाली 29 जुलाई को दिल्ली की अदालत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो चार्जशीट है नेशनल हेराल्ड केस में, उसका ऑर्डर आने वाला है 29 जुलाई को। और नेशनल हेराल्ड के इस गेम में भी गांधी परिवार के साथ ईडी खेल कर रही है। इधर ईडी के ऑफिसर हरकत में घेराबंदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, गुजरात लॉबी के इशारे पर उन्होंने गांधी परिवार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। सुनिए इन नेताओं को, सुनिए बीजेपी के। क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले और क्या सासू माँ, सभी तो आकट भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राहुल गांधी विल बी इन जेल एंड व्हेन? अब दोस्तों, मोदी सरकार अचानक राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ गई है, क्यों घेराबंदी हो रही गांधी परिवार की, इस पर तो मैं आऊँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि क्या नेक्स्ट टारगेट राहुल गांधी हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है, इस पर भी मैं आऊँगा। कई अंदर की बात भी बताऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चंद सेकंड दे दीजिए, रॉबर्ट वाड्रा का मामला जान लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जिस मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट हुई, जिसमें प्रियंका गांधी का भी नाम आया, जिसमें घेराबंदी हो रही है उनको गिरफ्तार करने की, उनकी जो ज़मीन है वो सील कर दी गई, ये जो मामला है ये 2008 का है, हरियाणा का है, गुड़गांव का है। और गुड़गांव के भी एक गांव का है, रूरल एरिया का है, जहां पर तकरीबन 3.5 एकड़ 3.53 एकड़ ज़मीन वाड्रा साहब ने खरीदी थी। वाड्रा साहब छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, शुरू से बिजनेस कर रहे हैं, उनका परिवार शुरू से बिजनेस कर रहा है प्रियंका गांधी की शादी से पहले। अब 4 साल बाद ये जो ज़मीन थी, ये वाड्रा साहब ने डीएलएफ को बेच दी 58 करोड़ रुपए में। उस पर हल्ला मचा, तब तक मोदी जी की सरकार आ गई, हरियाणा में भी सरकार आ गई। उसके बाद साहब तमाम जांचें हुई, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं बहुत ही एक अहम रिपोर्ट पर, और ये रिपोर्ट थी गुड़गांव के रेवेन्यू ऑफिशियल्स की, यानी राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट में 2023 में राजस्व अधिकारियों ने कहा, यानी जो ज़मीन के जो आप कह सकते हैं आला अफसर हैं, उन्होंने कहा कि साहब रॉबर्ट वाड्रा ने जो ज़मीन खरीदी और जो ज़मीन बेची, इसमें कोई नियम नहीं तोड़ा गया, नो रूल्स वर ब्रोकन, ये उन्होंने कहा। मामला यूं तो ठंडे बस्ते में जा रहा था, लेकिन चुनाव सामने आ रहा था 2024 का, लिहाजा ईडी को एक बार फिर से छोड़ा गया और वो घेराबंदी वाड्रा की फिर से शुरू हो गई। और शायद इसीलिए पहली बार राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया। अपने परिवार पर वो बोलते नहीं, अलग मिजाज के ये नेता हैं राहुल गांधी, लेकिन आज उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे जीजा को 10 साल से बेजा परेशान किया जा रहा है और फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसाया जा रहा है, जो गलत है। मेरे जीजा के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब अगर लब्बो लुआब देखें तो गांव की ज़मीन का मामला था, जिसमें राजस्व की रिपोर्ट आई कि साहब कोई नियम नहीं टूटा है, लेकिन इसी में रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट होती है, उनकी पत्नी प्रियंका गांधी का भी नाम आता है उसी चार्जशीट में। और उधर 29 जुलाई को एक ऑर्डर आने जा रहा है अदालत का, वो मामला भी ईडी का है, नेशनल हेराल्ड अखबार केस का, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट हो चुकी है। यानी आप कह सकते हैं कि मोदी शाह की ये जो ईडी है, इसने पूरा शिकंजा कस रखा है गांधी परिवार पर। और यहीं से कई सवाल होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा को
बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई में, या सीधे सीधे कह दूं मोदी वर्सेस राहुल गांधी की इस लड़ाई में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, जेल भेजने की तैयारी है। अब दोस्तों लब्बो लुआब ये है कि ईडी ने वाड्रा परिवार को टारगेट किया, गांधी परिवार को टारगेट किया, रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट, रॉबर्ट वाड्रा की ज़मीन सील, और इसी में प्रियंका गांधी का भी नाम है, इसी चार्जशीट में पत्नी प्रियंका गांधी का भी नाम है। उधर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट, यानी पूरी तरह से ईडी ने शिकंजा कस दिया है गांधी परिवार पर, और वो भी बिहार के चुनाव से ठीक पहले। सवाल यहाँ पर आज कई हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या मोदी वर्सेस राहुल गांधी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो लड़ाई है सत्ता को लेकर, क्या इसमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा को, जो वैसे ही एक बिजनेसमैन थे पहले से, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है एक ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर, जिसमें राजस्व अधिकारियों ने कहा है कि कोई नियम नहीं तोड़े। और दूसरा, अगर रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है तो फिर अगला नंबर किसका है, किसका अगला नंबर है? और यहीं से तीसरा सवाल कि रॉबर्ट वाड्रा तो सिर्फ चार्जशीट है, असली हमला क्या ये राहुल गांधी पर है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी पर अगर हमला होता है, उन पर एक्शन ईडी का होता है, तो दोस्तों एक बात साफ है कि फिर देश की जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा बदल भी सकती है। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत सेंसिटिव सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, और इसलिए आज मैंने पत्रकारिता के दो महारथियों को बुलाया है, और दोनों ही ऐसे पत्रकार हैं जिनको आप कह सकते हैं 40-45 साल का तजुर्बा है। दोनों ही मोदी शाह को जानते हैं, दोनों ही आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार को, कांग्रेस को बरसों से कवर कर रहे हैं, रग रग से वाकिफ़ हैं सियासत की। हमारे साथ विनोद शर्मा होंगे, और आज के दौर में सबसे बेखौफ आवाज़ आप कह सकते हैं दिल्ली की, वो हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ श्रवण गर्ग होंगे, एक ऐसे संपादक जिन पर आप नाज कर सकते हैं क्योंकि वो भी बेखौफ बोलते हैं, और उनकी एनालिसिस का एक एक शब्द सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा, सारी तस्वीर साफ होती चली जाएगी। मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को घेरा गया, 11 साल के बाद, 11 साल से मामला अटका हुआ था, इसमें कई जांचें हुई थी, अचानक रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सीज होती है, उन पर चार्जशीट होती है, उसी चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम है, और आज ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे जीजा को 10 साल से परेशान किया जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की बारी है। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। दूसरी बात जो नई डेवलपमेंट इसमें है कि कांग्रेस पार्टी एंड राहुल लीडिंग द डिफेंस ऑफ वाड्रा, कि भाई वाड्रा के साथ उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ जो केसेस है वो 11 साल से चल रहे हैं, उसमें कुछ निकला नहीं है, उनका यह मानना है। और चूंकि वो सामने आ गए हैं राहुल गांधी अब, तो इससे एक संकेत ये भी मिलता है कि शायद उनको ये आहट है कि उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा अरेस्ट हो जाएं इस बार। चलिए, विनोद शर्मा कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अरेस्ट हो सकते हैं, गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा सकते हैं इस मामले में, इसलिए राहुल गांधी को सामने आना पड़ा। लेकिन गर्ग साहब, मैं जो सवाल मैं आज देख रहा हूँ कि चाहे बीजेपी का केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले और क्या सासू माँ, सभी तो आकट भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सब ये कह रहे हैं कि साहब ये शुरुआत है, इट्स द बिगनिंग ऑफ गांधी परिवार। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये शुरुआत है? क्योंकि 11 साल से मोदी शाह चुप रहे, आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत हुई है। ये बिल्कुल शुरुआत है, और ये काफी आगे जाएगा मामला। ये रॉबर्ट वाड्रा तक रुकेगा नहीं, क्योंकि एक चीज जो 11 साल से चल रही है, 2014 के पहले से चल रही है, उसको पार्लियामेंट सेशन के पहले उठाना, बिहार का चुनाव तो अभी बहुत दूर है, ये पार्लियामेंट सेशन को लेकर पूरे विपक्ष को डराने का, आतंकित करने का एक बहुत बड़ा उपाय है, या एक हथियार है, इसको
उसको कहना चाहिए। और रॉबर्ट वाड्रा को अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो उससे कोई देश में आंदोलन नहीं होने वाला है और कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी होगी। राहुल गांधी अगर खड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आप देखिए कि राहुल गांधी ने जो कहा रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, छत्तीसगढ़ के सीएम के बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है जी और ये जो छत्तीसगढ़ का मामला है ये भी काफी पहले से चला आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी भी इसी समय हुई है। इसका मतलब है कि ये जो हमला है ये रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं है, ये राहुल गांधी पर है। मतलब रॉबर्ट वाड्रा की जगह और कोई व्यक्ति भी अगर जीजा होता राहुल गांधी का तो उसका यही होता। इस समय पूरे के पूरे गांधी परिवार को घेरने की और गिरफ्तार करने की या जेल में डालने की या हैरेस करने की और उसके जरिए विपक्ष को मैसेज देने की कि अगर आप लोगों ने सरकार के खिलाफ गए तो आप लोग बचेंगे नहीं। इसीलिए इंडिया ब्लॉक की जो कल बैठक हो रही है दिल्ली में, उसमें बहुत मुमकिन है कि टीएमसी उपस्थित नहीं हो सकता है उसमें आम आदमी पार्टी उपस्थित नहीं हो। हाँ, मना कर दिया आम आदमी पार्टी ने जी। और हो सकता है कि उद्धव की पार्टी उपस्थित नहीं हो। ये अपोजिशन को टेस्ट करेंगे, ये जो किया है कि अब अपोजिशन किस तरह का बचता है। तो ये एक बड़ा मामला है, ये रॉबर्ट वाड्रा का मामला नहीं है, ये एक बड़ा मैसेज देने का मामला है। श्रवण गर्ग बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के आज के दौर में कह रहे हैं कि साहब एक तरफ राहुल गांधी के जीजा और दूसरी तरफ राहुल गांधी के सिपा सलार भूपेश बघेल का बेटा, एक को गिरफ्तार किया और एक को गिरफ्तार करने की तैयारी है। प्रेशर जो है ये राहुल गांधी पर क्रिएट किया जा रहा है। विनोद जी, बरसों बरस हो गए कांग्रेस को, आप देख रहे हैं, देश की राजनीति को देख रहे हैं, ये क्या वाकई जो गर्ग साहब कह रहे हैं इट्स अ प्रेशर ऑन राहुल गांधी? एक बात से मैं एग्री करता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी से कोई तूफान नहीं आने वाला, लेकिन अगर राहुल की गिरफ्तारी होती है या प्रियंका की गिरफ्तारी होती है फिर तो तूफान आएगा। नहीं भी आ रहा हो गया तो बनाया जाएगा, कांग्रेसी घर तो नहीं बैठे रहेंगे उसके बाद जी। देखना यह है कि ये ब्रिंकमैनशिप जो शुरू की है सरकार ने, क्योंकि सरकार को बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। आज आपने देखा कि जो फेडरल फ्रंट है उसके बारे में भी अमेरिका ने कुछ बोला है, जिसके चलते सरकार को थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है पार्लियामेंट में कल जब बहस होगी, मतलब मंडे को जब शुरुआत होगी पार्लियामेंट की। लेकिन सरकार अनेक सवालों से घिरी हुई है और उनसे बचने के लिए, उसके काउंटर पॉइंट बनाने के लिए, उसकी कार्ड क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये जो बेशरफ्ती है, जो अरेस्ट की बात हो रही है या चार्जशीट में नाम आ गया है, उसी तरह से भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, ये एक काउंटर नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। गर्ग साहब, आपने एक बात कही शुरू में कि साहब आपको लगता है कि ये एक शुरुआत है, मोदी और शाह अपने 11वें साल में एक शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत रॉबर्ट वाड्रा से हो रही है और इसके बाद ये गिनती आगे जाएगी। एक खाना, फिर दूसरे खाने में प्रियंका है, तीसरे में राहुल गांधी खड़े हैं। आप ये ऐसा, आपको शंका क्यों हो रही है? आप क्यों शक कर रहे हैं कि ये शुरुआत है गांधी परिवार के खिलाफ? ऐसा क्या हो गया? क्या मोदी शाह बहुत प्रेशर में है? देखिए, मोदी जी 2014 में सत्ता में आए तब करिश्मे के दम पर आए, अपने चमत्कार के दम पर आए। 2019 तक वो चुनाव जीतते रहे और उसके जरिए सत्ता में रहे। 2024 ने उनकी बुनियादें हिला दी हैं और अब ये जो सरकार है, ये जो पार्टी है, वो चुनाव के जरिए सत्ता में नहीं रह पाई। आप बिहार में देख रहे हैं, ये जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है और इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से एटीट्यूड है, हम एक ऐसी व्यवस्था में जा रहे हैं जिसमें ये जो सरकार है, ये उसका यकीन खत्म हो गया है
कि चुनाव के जरिए वो सत्ता में बनी रह सकती है, ऐसा एक इम्प्रेशन जा रहा है। इसलिए ये बहुत लंबी लड़ाई अब इसमें पड़ गए हैं। अगर 11 साल तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई और आज हो रही है, तो उसका सिग्निफिकेंस ढूंढना चाहिए हमको कि इन्होंने मतलब इतने साल क्यों नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं। केस वही है, नई चार्जशीट क्यों पेश करना पड़ रही है। जी तो अब 24 तारीख को ये नेशनल हेल्थ का केस भी आना है सामने। जी ये जो रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी चल रहा है, सारी चीजें एक साथ। पूरे के पूरे विपक्ष को एंगेज करो, इनको हैरेस करो, इन पर मुकदमे चलाओ और देखो कि इसका जनता पर क्या रिएक्शन होता है, मीडिया पर क्या होता है, विपक्षी दलों पर क्या होता है, और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करो। ये है पूरा। जी जी विनोद जी, अगर हम बीजेपी की संख्या बल देखें तो आज भी 240 पर मोदी जी खड़े हैं, एक भी सीट का इजाफा नहीं हुआ है लोकसभा में। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार की पारी खत्म होने जा रही नवंबर में? नायडू साहब थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं, डिलिमिटेशन पर भी विरोध किया, वोटर लिस्ट पर भी कर दिया। इधर उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया जा रहा है, शरद पवार खामोश है पूरी तरह से। आम आदमी पार्टी ने आज अनाउंस किया कि हम साथ नहीं खड़े हैं, हम छोड़ रहे हैं इंडिया अलायंस। क्या मोदी इंडिया अलायंस को वीक करना चाहते हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर 15-16 सांसद इधर से उधर चले गए तो मोदी की सरकार गिर सकती है। ये फैक्ट है, सदन की जो स्थिति है संख्या बल की। तो क्या इंडिया अलायंस पर फोकस है कि तोड़ो इस बार, कमजोर करो? जो अगर आप जरा सोचे 1 मिनट के लिए, तवज्जो चाहूंगा आप दोनों की जी। ये मान लीजिए कि इस बिहार का इलेक्शन एनडीए हार जाती है, ओके, उसका क्या रिजल्ट होगा? सीधा सीधा केंद्र पे क्या रिजल्ट होगा उसका, आप समझ रहे हैं ना। और तेलुगु देशम ने जो सवाल खड़े किए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर और कहा है कि अगर आप किसी को वोटिंग राइट डिनाई कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली एड्रेस करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं, फॉर व्हाट रीजन आप डिनाई कर रहे हैं, और जो दस्तावेज जो आप मांग रहे हैं उनमें क्या क्या दस्तावेज जो हैं आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। लेकिन मजे की बात देखिए कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है, जो बीजेपी की चरण चुंबक बन के घूम रहा है, उसने वो डॉक्यूमेंट्स बहाल नहीं किए हैं अभी तक, डिस्पाइट ऑब्जर्व दिक्ता बाय द सुप्रीम कोर्ट जी। तो ये मामला संगीन है। गर्ग साहब कह रहे हैं अपने अंदाज में, ये मामला तो संगीन है। बड़ी बात विनोद शर्मा ने कही, उन्होंने कहा कि एक बार बिहार के नतीजे की तरफ ध्यान दीजिए कि अगर बिहार मोदी के हाथ से निकला तो फिर परिस्थितियां क्या बनेंगी, फिर लोकसभा में स्थिति क्या होगी, देश की राजनीति की स्थिति क्या होगी, फिर मोदी पर कितना प्रेशर होगा, ये कह रहे हैं। और शायद इसी की वजह से ये तैयारी हो रही। एक अंतिम सवाल श्रवण जी, और मैं दोबारा अपने सवाल को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, या एक बलि बघेल के बेटे की आज चढ़ गई है, अरेस्ट कर लिया गया, क्या आपको लगता है भी और बलि चढ़ेगी, कई और बलि के बकरे बनेंगे आने वाले समय में? आपको लग रहा है वो लक्षण दिख रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों है? एक छोटा सा जवाब मुख्तसर सा। नहीं, क्या करेगी, मतलब सरकार को बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर वो हाथ डाल सकती है। कांग्रेस, अगर राहुल गांधी अगर एक बहुत बड़ी थ्रेट हो गए हैं पूरे के पूरे बीजेपी के लिए, और कोई नेता नहीं है विपक्ष का इतनी बड़ी चुनौती, इतना बड़ा डर। राहुल गांधी देश में एक लहर बन गए हैं, आम जनता की उम्मीदों के प्रतीक बन गए हैं, और पॉपुलरिटी के लेवल पर ये सरकार लगातार नीचे जा रही है। तो क्या करेगी सरकार? आप एक जो चीज मैं आखिरी कहना चाहता हूं, ये मामला सरकार मानती है कि बिहार हार गई है, क्योंकि बिहार में कभी बीजेपी जीती नहीं है आज तक। ये जो सरकार है ये नीतीश कुमार के कारण है। तो सरकार के लिए बिहार गया हुआ ऑलरेडी है, बंगाल में जीत नहीं सकती, तमिलनाडु में जीत नहीं सकती, केरल में जीत नहीं सकती, और असम में उसको अपनी सरकार बचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, वही आतंक करना पड़ेगा जो दूसरी जगह पर करती है।
तो सरकार के पास इलेक्शन लूज करने में उसको कोई घाटा नहीं है, वो उसको मान के चल रही है कि ये तमाम जगह तो उसको लूज करना ही है। तो अब जो कर रही है वो एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, मेरा ऐसा मानना है, और इसको आगे और बढ़ाएगी ये, इसके या रुक नहीं सकती। अब जो कदम बढ़ाया है उसको पीछे नहीं ले सकती, उसको आगे ही बढ़ाना पड़ेगा, यह है मामला। राहुल गांधी एक मेजर थ्रेट हैं। और एक बात और जो है गर्ग साहब ने कही कि ये जो बलि है, बलि चढ़ाने का, ईडी के हाथों जो बलि चढ़ाई जा रही है, सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर में गुजरात लॉबी। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं, और मेरे पास सिर्फ 1.5-2 मिनट का वक्त है। विनोद जी, मान लीजिए जैसा कि बिहार हाथ से निकल रहा है, दोनों हमारे एक्सपर्ट्स आशंका व्यक्त कर रहे हैं, बंगाल में स्थितियां बहुत कमजोर है, हालांकि मोदी जी आज बंगाल में थे, तमिलनाडु में कोई चांस नहीं है, केरल में कोई चांस नहीं, असम फंस चुका है। एक ट्रेल बन जाती है हार की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हारते ही चले गए मोदी। फिर आपको क्या दिख रहा है मिस्टर शर्मा, आपको फिर क्या दिख रहा है तस्वीर? अंग्रेजी में कहावत है दीपक, when you run out of luck there is no end to it। ओके, एक बार तकदीर फूटती है तो फिर कुछ, तकदीर एक बार फूटने लगती है तो फिर कुछ जी। और ज्यादातर नेता आज के दिन मुकद्दर के सिकंदर हैं। ओके, सही माने में सिकंदर नहीं है वो जी, मुकद्दर के बनाए हुए सिकंदर हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज के दिन जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, वो थोड़ा धर्म से फंसा हुआ है, उसको अपने आप पे जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो गिरा है उसका। और मैं समझता हूं कि बीजेपी की यूएसपी जो है उसकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होती थी हमेशा, जो आज के दिन थोड़ी मुझे शिथिल और थोड़ी सी विचलित सी नजर आती है। जी। और जो आखिर में बात कही गर्ग साहब ने कि बड़े बड़े नेता आके बोल रहे हैं उनके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नेता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मोदी जी को खुश करना चाहते हैं। ये बात मोदी जी भी जान गए हैं कि जो 75 बरस की बात कही मोहन भगवत जी ने, वो अकेली आवाज नहीं है संघ परिवार में या बीजेपी में, वो डर के मारे कहते नहीं है, और इस व्यक्ति ने कह दिया है। तो देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या, आगे देखते हैं। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, मामला दिलचस्प बन रहा है, आगे आगे क्या होता है देखते जाइए। लेकिन एक आखिरी रिएक्शन मैं जरूर गर्ग साहब से लूंगा। गर्ग साहब, भाई विनोद जी कह रहे हैं कि मोदी जी सिकंदर नहीं है, मुकद्दर के सिकंदर, यानी मुकद्दर गया तो सिकंदर भी गया। क्या आपको लगता है कि अगर एक ट्रेल बनी हार की, बिहार से शुरुआत, फिर बंगाल, फिर तमिलनाडु, उसके बाद केरल, फिर असम, फिर दुनिया भर का 2027 तक आप ले लीजिए, तो अगर लगातार मोदी जी हारते चले जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि सिकंदर को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी जब मुकद्दर साथ नहीं देगा? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी को कोई चिंता नहीं है राज्यों की, उनको दिल्ली चाहिए। हमारे यहाँ अतीत में ऐसा हो चुका है कि एक पार्टी दिल्ली में सत्ता में रही और विपक्षी दल राज्यों में रहे, ये कोई नया नहीं है। मोदी जी के सामने राज्य नहीं है, मोदी जी के सामने सिर्फ दिल्ली है, और वो अपनी कुर्सी बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए, और जो आदमी अगर 75 साल की उम्र में रिटायर होने वाला हो, वो इस तरह के काम कभी नहीं करेगा, मतलब आखिरी समय में तो आदमी पुण्य के काम करता है। इसलिए मान के चलिए कि ये 2047 तक, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है ये मतलब इन्होंने इच्छा सत्ता प्राप्त कर ली है। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, वैसे ही इन्होंने इच्छा सत्ता प्राप्त कर रही, इच्छा मर्जी से ही सत्ता छोड़ेंगे। जी, बड़ी बात कही श्रवण गर्ग में चलते चलते। उन्होंने कहा कि भाई मुकद्दर चला गया तो भी सिकंदर में हारेंगे तो केंद्र में तो इम्पैक्ट होगा ना सर। जैसे बिहार में मान लीजिए हार गए, और वो पार्टी वैसे खत्म हो चुकी है, जेडीयू, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए पार्टी है ना आज के दिन, जिसको इनडायरेक्टली बीजेपी ही चला रही है। नीतीश जी तो सिर्फ चेहरा ही बने हुए हैं, और जो कार्यरत चेहरा नहीं है आज के दिन। तो ये मामला सीरियस है, तो इस पे दोबारा चर्चा किसी और प्रोग्राम में कर सकते हैं दीपक। आज चलिए ठीक है, बहुत है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा एक मतभेद यहाँ पर रहा। श्रवण जी कह रहे हैं कि मुकद्दर चला जाए तो भी सिकंदर रहेगा, सिकंदर, हालांकि वो सिकंदर नहीं है।
लेकिन विनोद जी कह रहे हैं कि अगर सारे राज्य एक एक करके निकलते रहे, बिहार निकल गया, उत्तर प्रदेश निकल गया, पंजाब भी आने वाला है, उत्तराखंड भी आने वाला है, उधर तमिलनाडु और बंगाल है 26 में, अगर एक एक करके सारे राज्य निकलते रहे तो कहीं ना कहीं सिकंदर के चुनौती तो खड़ी होगी। ये बात सही है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही जो है गर्ग साहब ने, कि अगर मोदी जी को रिटायर होना 75 साल की उम्र में होना होता तो वो कुछ पुण्य के काम कर रहे होते, लेकिन पुण्य की जगह हम देख रहे हैं मोदी जी जैसे 75 के करीब आ रहे हैं, बलि पे बलि चढ़ा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।